अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन के चैप्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है और इसमें से उम्मीद है कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा OMR में, और उम्मीद है कि जो मैं पढ़ाऊँगा ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आएंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मेरा ही लड़ा था, मतलब मेरे नोट से या फिर जो मैंने पढ़ाया था उससे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है क्या। एक्चुअली एजुकेशन कमीशन बोला किसको जाता है? वो कमीशन जो एजुकेशन को रेगुलेट करने, बेहतर करने, फैलाने का काम करती है, उसको हम कहते हैं एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसी तरह एक एजुकेशन कमीशन हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है राधा कृष्णन कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये जो कमीशन, इसके 2 नाम से जाना जाता है, राधा कृष्णन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब एग्ज़ाम में आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दे देगा और पूछेगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग से ये भी पूछ सकता है कि इसका टाइम स्पेन यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ये कब से कब तक रही, तो ये 1948 टू 1949 तक रही। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधा कृष्णन। यानी जो राधा कृष्णन कमीशन थी वो आज़ाद हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी। यानी कि इससे पहले और भी एजुकेशन कमीशन बनाए गए, जैसे कि हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, आप सबको याद होगा। तो वो सब हम लोग को आज़ादी से पहले के कमीशंस थे, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ये आज़ादी के बाद की सबसे पहली कमीशन है। ठीक है, अब राधा कृष्णन का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम, तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। मैंने बताया था कि दोनों में से आपसे कोई सभी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है या फिर इसका सेकंड नेम क्या है। ठीक है, OMR में आपको या फिर ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ईयर ऑफ फॉर्मेशन। यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, इसको फॉर्म कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था, तो इसको 1948 में बनाया गया था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए रिपोर्ट सबमिट। अब क्या है कि कोई भी कमीशन बनाई जाती है तो उसमें आपको रिपोर्ट बनाया जाता है, यानी ये एक किस्म का प्लानिंग होता है कि हमको इस साल में या फिर अगले साल तक या फिर एक टाइम स्पेन या फिर एक लिमिटेड टाइम में या फिर जो हम लोग का एम किया रहता है वक्त, यानी कि इतना वक्त में हमको क्या करना है, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाया जाता है। तो उस रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया था, तो उसको 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इस कमीशन का चेयरमैन कौन था? ठीक है, तो जो मतलब सबके सामने निगरानी रखता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। तो इस कमीशन का चेयरमैन थे राधा कृष्णन। ठीक है, इसी वजह से इसको राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो इसमें टोटल 10 मेंबर थे। ठीक है, 10 में से 7 जो थे फॉरेन थे, और नहीं 10 में से 7 इंडियन थे और 3 फॉरेन थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसमें OMR में आपको पूछ सकता है कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में कितने इंडियन मेंबर्स थे और कितने फॉरेन मेंबर्स थे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इंडियन मेंबर्स 7 थे, फॉरेन मेंबर्स 3 थे। देखिए, अब हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, तो इसके बावजूद भी फॉरेन मेंबर्स आ कहाँ से गए, तो इसका जवाब ये है कि हिंदुस्तान आज़ाद होते ही सभी लोग मतलब हिंदुस्तान छोड़ के नहीं चले गए थे, अंग्रेज़ छोड़ के नहीं चले गए थे। कुछ लोग यहाँ पे रह गए थे और कुछ लोग धीरे धीरे मतलब यहाँ से गए, एक वक्त ही गए नहीं। ठीक है, तो उस वक्त भी फॉरेन लोग यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, कितने इंडियन थे, कितने फॉरेन थे, तो फॉरेन में ये 3, इनका नाम क्या है, फॉरेन मेंबर्स। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर जेम्स F डव, डॉक्टर आर्थर E मॉर्गन एंड डॉक्टर टाइगर। ये जो हम लोग के थे 3 फॉरेन मेंबर थे। तो ये इन तीनों का नाम याद कर लेना है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शंस में दे दिया जाए इन तीनों में से किसी का नाम, और एक का नाम दिया रहेगा और 3 कोई और रहेंगे, तो इसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन है, या फिर तीनों का नाम दे के पूछा जा सकता है इसमें से कौन नहीं है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। उसके बाद ये जो 7 है यहाँ पे, ये जो है 7 इंडियन मेंबर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन है, डॉक्टर राधा कृष्णन, शिमल कुमार सिद्धांत, ताराचंद, जाकिर हुसैन, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, मेघनत साहा एंड केन बहल। ये 7 इंडियन मेंबर्स है और 3 हम लोग के फॉरेन मेंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि सभी में से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। कुछ को दे के बोल सकता है कि इसमें से कौन मेंबर नहीं है, कुछ को दे के बोल सकता है इनमें से कौन सा मेंबर है, कितने फॉरेन हैं, कितने इंडियन हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ कि एग्ज़ाम में किस तरह दे सकता है क्वेश्चन, नॉट अ मेंबर, जैसे कि आपको ऑप्शन में
3 दे देगा, जैसे कि हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ राधा कृष्ण कमीशन, उसमें से आपको नाम दिया रहेगा ताराचंद, मुदालियर और श्रीमल सिद्धांत, ये 3 नाम दिया गया है। और उसमें से आपको एक और नाम दे देगा नेहरू, ठीक है। सपोज दैट एक नाम दे दिया नेहरू, तो आपको क्या करना है कि नेहरू को के जो ऑप्शन को दिया गया है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि नेहरू नहीं थे। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, यानी कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था इसने क्या क्या रिकमेंड किया, क्या क्या यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए था। तो पहली बात कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने फर्स्ट सेनेट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कितना होना चाहिए, 100 मेंबर। अच्छा, सेनेट किसको बोला जाता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती है ना, उनको कहा जाता है सेनेट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, तो स्कूल को कैसे चलाया जाएगा, इसका ऊपर कौन कौन लोग मतलब डिसीजन लेंगे, उसको हम सेनेट कहा जाता है। एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, 100 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद वर्किंग डेज इन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में वर्किंग डेज कितना होना चाहिए, साल में, ठीक है। यहाँ पे साल में बताया गया है, एक साल में 243 दिन वर्किंग डेज होना चाहिए, मतलब बाकी जो दिन है हम लोग का छुट्टी वगैरह रहना चाहिए, ऐसे करके दिया गया था, ठीक है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि 2 दूसरे टीचर करवाएंगे, उससे ज़्यादा मेरा आएगा, ठीक है, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में देख ही चुके हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब टीचर्स के बारे में इसने क्या क्या रिकमेंड किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, तो ये था रिटायरमेंट एज ऑफ टीचर, यानी कि टीचर को रिटायर होने का एज क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए था 60। अब एग्ज़ाम में आपको किस तरह सवाल पूछ सकता है, एग्ज़ाम में आपसे कह सकता है कि जो टीचर रिटायर हुआ था उसका एज क्या होना चाहिए, 60, 55, 48, 62, 65, ऐसे का ऑप्शन देगा। तो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा 60 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए, प्रोविडेंट फंड फॉर यूनिवर्सिटी टीचर वाज रिकमेंडेड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पीएफ क्या होता है, कि जब टीचर्स रिटायर होते हैं तो उनके लिए पेंशन या फिर और पैसे जमा किया जाता है, वो चीज़ उनकी सैलरी में से ही होता है। जैसे कि अगर किसी टीचर की सैलरी है 65,000, ठीक है, 65,000 उनकी टीचर की सैलरी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पैसे में से कुछ हिस्सा निकाल कर जमा करेगा, वो सैलरी में देगा नहीं, उसको इन हैंड देगा नहीं, उसको जमा करेगा, उसी को कहा जाता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि पीएफ जो है इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किया था, ठीक है। इस तरह भी बोल सकता है कि पीएफ जो है टीचर्स के लिए कौन लाया था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये टीचर्स के लिए लाया था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए थे, 12 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 1 to 12 क्लास तक को हम लोग सेकेंडरी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ये जो आपका पीरियड है इतना कम से कम होना चाहिए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। आपको 14 ईयर्स कह सकता है, कहीं पे 10 ईयर्स, कहीं पे 12 ईयर्स, कहीं पे 11 ईयर्स, तो आपको 12 ईयर ही सिलेक्ट करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। लैंग्वेज पॉलिसी आपको जो तीनों कमीशंस दिया गया है उसमें याद रखना है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने दिया था, ठीक है। यानी कि जो लैंग्वेज है, किस तरह का लैंग्वेज पढ़ाया जाना चाहिए, किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज कैसे, जैसे मदर लैंग्वेज मान लीजिए हम लोग उर्दू स्टूडेंट है तो हमारी मदर टंग उर्दू होगी, ठीक है। हिंदी है तो हमारी हिंदी, यानी हम बचपन से किस जुबान को बोलते हैं उसे मदर लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज हम बोलते हैं ऐसी जुबान जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की जुबान को हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हम बंगाल में रहते हैं तो बंगाल की रीजनल लैंग्वेज होगी बंगाली, ठीक है। जैसे कि हमारी मदर टंग है उर्दू और हम बंगाल में रहते हैं तो हमारी मदर टंग हो गई है बंगाली। तो इन दोनों में से कोई एक, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको मदर टंग ही दिया जाए बंगाली, जैसे आप बंगाल में है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी में उर्दू बोला जाए, वहाँ पे बंगाली भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी दिया गया है, हिंदी आपको यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में लेक्चर्स वगैरह होंगे, और इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। तो इंग्लिश यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ में इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एम ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है उसका एम क्या था, ठीक है, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का एम क्या होना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मेन एम क्या था, आइडियल सिटीजन, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको बेहतर करना, ठीक है। एजुकेशन वो तो सेकेंडरी था, लेकिन प्राइमरी क्या था, आइडियल सिटीजन बनाना। तो आपको एग्जाम में
4 ऑप्शन देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन सा हम लोग का मेन बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मेन थीम क्या था, मेन एम क्या था, तो टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन बनाना। उसके बाद हम अगला देखते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसमें यूनिवर्सिटी का साइज़ रिकमेंडेशन, यानी मतलब कि यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन रूरल कॉलेज। अब जो रूरल एरिया है, देहाती एरिया है, उस कॉलेज में कितनी तादाद होनी चाहिए, तो उसमें तादाद बताया गया है 300, यानी 300 स्टूडेंट्स एक कॉलेज में होने चाहिए। 300 इसीलिए क्योंकि रूरल एरिया में कॉलेजेस की तादाद कम होती है, और क्योंकि उसमें ज़्यादा रूरल एरिया में ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 300, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन कॉलेज, अच्छा ये जो यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है, ये हमारे जो सिटी एरिया का कॉलेजेस है उसमें बात हो जा रही है। तो क्योंकि सिटीज़ एरिया में एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और कॉलेजेस का जो साइज़ है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे 2500 कहा गया है कॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, तो आपको ध्यान देना है कि कॉलेज बोल रहा है या यूनिवर्सिटी बोल रहा है। और रूरल यूनिवर्सिटी, यानी अब रूरल एरिया में जो यूनिवर्सिटी है, अच्छा कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में 2500 स्टूडेंट होने चाहिए और कॉलेज में 300। तो आपको ध्यान रखना है रूरल कॉलेज में कितना बोल रहा है, रूरल यूनिवर्सिटी में बोल रहा है, और कॉलेज में कितना बोल रहा है, यानी कि जो सिटी एरिया वगैरह में है उस कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी बोली है। तो ये तीनों आपको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब चलिए रूरल यूनिवर्सिटी प्लान, यानी ये जो कमीशन है इसका मेन प्लान क्या था, तो रूरल यूनिवर्सिटी बनाया गया, यानी इसके ज़रिए बनाया गया, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो रूरल यूनिवर्सिटी यानी रूरल एरिया में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कायम किया गया था, वो कौन सा कमीशन किया था, तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। या फिर ऑप्शन में देखिए वन ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉलेज, फॉर्मेशन ऑफ स्कूल, फॉर्मेशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़, और फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको रूरल यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। अच्छा इसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, जनता कॉलेज डेनमार्क, यानी डेनमार्क का जो जनता कॉलेज है, या कोई कॉलेज का नाम है, तो उसकी तरह होना चाहिए, उससे इंस्पायर लिया गया है, ठीक है, या उससे बेहतर या फिर उस तरह होना चाहिए, उससे कम नहीं, तो मतलब उससे मिलता जुलता कॉलेज होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ है वो किससे इंस्पायर्ड थी, किस कॉलेज से इंस्पायर्ड थी, तो वो थी इंस्पायर्ड जनता कॉलेज डेनमार्क, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट अगले दिन देखेंगे, और अगर इस वीडियो में 5 कमेंट्स एंड एटलीस्ट 5 लाइक्स आ जाते हैं, 5 या 10 लाइक, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाया जाएगा। इस वीडियो में बहुत सारे डिटेल्स लाना बाकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में लाना बाकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड देन इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए टेक केयर, गुड बाय।